नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपका 20 तक कवर हो चुका था, और हम आज 20 के बाद से जो आपके क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? कौन सा जो स्टेटमेंट इसमें गिवन है वो आपका ट्रू है? यहाँ पर दिया है, फर्स्ट इज़ AC इक्वल्स टू AFC माइनस TVC। दूसरा है आपका AC इक्वल्स टू AFC माइनस प्लस TVC। तीसरा है आपका AC इक्वल्स टू TFC प्लस AVC, या फिर आपका चौथा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर TC टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप पूछता तो आपको पता है ना कि टोटल कॉस्ट किससे मिलके बना होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, इन दोनों से मिलके बना होता है। क्लियर? पर यहाँ पर जो है, अगर AC गिवन है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो आप लिख सकते हो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो ये वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? याद रखिएगा कि D वाला। अब थोड़ा सा जो है हम लोग अगर फॉर्मूले को समझ लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, अगर काम देने वाला है। तो अगर हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो हमें क्या करना है, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ओके, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमारा जो है टोटल फिक्स कॉस्ट हमें पता होना चाहिए, और हम उसको जब क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाता है। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम अगर क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है। अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो क्या किस तरीके से बनेगा? टोटल कॉस्ट वाले कंसेप्ट को पहले देख लेते हैं। तो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट होता है वो आपके क्या होता है? पैरेलल टू आपकी क्वांटिटी वाले एक्सेस, है ना, या फिर कमोडिटी जिस पे होता है, और यहाँ पर आपकी कॉस्ट होती है। तो कमोडिटी वाले एक्सेस के क्या होता है? पैरेलल होता है आपका क्या? टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर? और आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बिकॉज कि अगर हम सपोज़ कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे तो टोटल आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ज़ीरो हो जाता है। ओके, अब याद रखिएगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट है वो क्या होता है? वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के जहाँ पर से आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट से आपका टोटल कॉस्ट भी स्टार्ट होता है। अब फॉर्मूला आपको सब पता ही है कि आपका टोटल कॉस्ट किससे मिलके बना होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, है ना, और प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों से मिलके बना होता है। क्लियर? ये तो फॉर्मूला आपको पता है। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग TFC बोलते हैं। ओके, अगर हम अगर प्रोडक्शन कर नहीं रहे हैं तो भी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट देना ही देना पड़ता है। जैसे आप लैंड लेते हो तो लैंड पे रेंट देना ही पड़ता है। तो जो आपका टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट के जो बीच का डिफरेंस है वो कौन बताता है? आपका टोटल फिक्स कॉस्ट ही बताता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। टोटल जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि ये ज़ीरो होता है ना। अगर आपको प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे हो तो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि आपके वेरिएबल फैक्टर पे लगता है। वेरिएबल फैक्टर मतलब जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपका लेबर इज़ वेरिएबल फैक्टर, है ना। जैसे अगर आप सपोज़ की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए, पहले आप ज़ीरो कर रहे थे तो आपको ज़ीरो लेबर लग रहा था, पर जैसे ही आपने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो आपका लेबर अब बढ़ने लगेगा। तो इसी वजह से आपका कॉस्ट भी धीरे धीरे देखिए राइज होने लगा, है ना। ओके, तो जैसे ही आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट राइज होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका टोटल कॉस्ट भी उसी तरीके से राइज होने लगेगा, है ना। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका, और आपको ये चीज़ आना चाहिए। अगर हम दूसरा पॉइंट समझें, जो दूसरा पॉइंट आपके एवरेज कॉस्ट है ना, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। और एक मार्जिनल कॉस्ट भी होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो हमारा कैसे निकालते हैं हम? टोटल कॉस्ट ऑफ n टाइम्स माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 टाइम, है ना। ये आपका जो है किसका फॉर्मूला हो जाता है? आपके मार्जिनल कॉस्ट का, ठीक है।
याद रखिएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ग्राफिकली समझें तो किस तरीके से ये आपका कंसेप्ट आता है, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी हो जाती है, ये हमारा जो है कॉस्ट हो जाता है। क्लियर। अब जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो ऐसे आपका डिक्लाइन करता है, ये आपका AFC है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्यों डिक्लाइन करता है, क्योंकि हम टोटल जो आपका फिक्स कॉस्ट है उसको हम लगातार डिवाइड करते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो आप देखोगे कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में डिक्लाइन करता है, फिर आपका बाद में राइज होने लगता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये AVC है। ओके, और ATC आपका क्या होता है, इसके ऊपर होता है, ये आपका ATC एवरेज टोटल कॉस्ट हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से आपका नीचे से आता है ये मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप मार्जिनल आउटपुट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होते जाएगा, राइज करते जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, अगर मार्जिनल कॉस्ट का एक और कंसेप्ट होता है, अगर आपको फॉर्मूला मैंने फर्स्ट टाइम तो बता ही दिया कि आप इस तरीके से भी लिखते हो कि TCN -1, ये मार्जिनल कॉस्ट का जो है फॉर्मूला है। एक और फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, कि मार्जिनल कॉस्ट को हम आपके डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो हम ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कहते हैं, या फिर हम अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इसको कि आपका ट्रांसफ़र अर्निंग होती है, या फिर हमारा जो है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो याद रखिएगा कि आपका ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन ये भी आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही नाम है, या फिर अपॉर्चुनिटी हमने लॉस्ट कर दी, छोड़ दी अपनी वाली, या फिर ट्रांसफ़र अर्निंग भी कहते हैं। यानी सारा नाम ये किसका है, आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही है, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये कॉस्ट क्या होता है, जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे पहुंच जाते हैं और हम कुछ ना कुछ उसके बदले कुछ ना कुछ फॉरगॉन किए होते हैं, कुछ ना कुछ जो है छोड़ देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज़, आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है उसका शेप क्या होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि एवरेज यहाँ पर टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो यू शेप्ड होता है। ठीक है, यू शेप्ड होता है आपके एवरेज कॉस्ट का शेप। ठीक है, आपने देखा था ना अभी मैंने जब ड्रॉ किया था, तो ये आपके एवरेज टोटल कॉस्ट, इसी को पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट का शेप क्या होता है, यू शेप्ड होता है। कभी कभी शेप भी पूछता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा वाला इसमें आपके करेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनाता है, आपके टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना, आपके ये दोनों से मिलके बना है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं, TVC लिख सकते हैं, TC माइनस TFC, है ना, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या हो जाता है, जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा, लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। विथ इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपका क्या होता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट राइज करता है वैसे वैसे हमारा जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का, वो क्या रहता है आपका, रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होता, आपका कांस्टेंट रहता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बताता है, क्योंकि आपको पता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, आपके टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है। क्लियर। तो हम जो है टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस कैसे पता करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का, तो वो हमारा TFC हम लिख सकते हैं, TC माइनस TVC लिख सकते हैं। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। कौन बताता है इसको, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी आपका टोटल फिक्स कॉस्ट बताता है, यानी आपका रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, देख रहे हैं आप कि जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक
ठीक है, कॉस्ट बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारा जो के है वो भी आपका राइज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट है ये, क्योंकि देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये टोटल फिक्स कॉस्ट होगा या फिर जो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा या फिर जो है टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो याद रखिए कि जो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है, आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हम आउटपुट स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन करना, वैसे वैसे हमारा, जैसे हम लेबर लगाना स्टार्ट कर दिए तो लेबर, क्योंकि हम अब आउटपुट बना रहे हैं, तो कोई चीज़ निकाल रहा है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है आपका जैसे जैसे आउटपुट बनेगा वैसे वैसे हम लेबर को एम्प्लॉयड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है तो हमारा धीरे धीरे जो है लेबर राइज करेगा और हमारा ऑब्वियस सी बात हमारा क्वांटिटी भी राइज करेगा और हमारा कॉस्ट भी देखो धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, कॉस्ट भी धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है। क्लियर? तो ये क्या है आपका, कौन सा कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मार्केट टाइम MR में बिकम ज़ीरो और नॉट और नेगेटिव। कौन से मार्केट टाइप में जो आपका MR होता है वो ज़ीरो एंड नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका इनपरफेक्ट मार्केट कंपटीशन होता है उस केस में हम लोग आपका AR आपका डाउनवर्ड होता है एंड MR आपका क्या होता है, जस्ट AR के आपके नीचे होता है और ये ज़ीरो भी होता है एंड नेगेटिव में भी चला जाता है। तो ये कौन से मार्केट टाइप में आपके होते हैं, तो ये जो इनपरफेक्ट मार्केट है, जैसे आपका मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, है ना, इस केस में हमारा ये वाला ग्राफ आपको देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कि MR आपका ज़ीरो भी होता है एंड उसके बाद नेगेटिव भी होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। कौन सा आपका फैक्टर जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है शॉर्ट रन में प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आपका फिक्स फैक्टर भी यूज़ किया जाता है, वेरिएबल फैक्टर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है ना कि फिक्स फैक्टर को हम लोग क्या करके रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं ना, चेंज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके शॉर्ट रन में, जबकि लॉन्ग रन में हम सारे फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जब शॉर्ट रन की बात किया जा रहा है, वैसे तो हम यूज़ दोनों ही कर रहे हैं, चाहे आपका फिक्स फैक्टर हो चाहे आपका वेरिएबल फैक्टर, यूज़ तो दोनों कर रहा है। बस ये है कि वेरिएबल फैक्टर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं और फिक्स फैक्टर में यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ कि कौन सा मार्केट कंडीशन में AR और MR दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी पूछता भी है, तो याद रखिएगा ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जांपल है जहाँ पर कि आपका AR, वेट में फिर से बना दे रही हूँ, जहाँ पर आपका AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं, ठीक है। आपके कौन से मार्केट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, जहाँ पर कि आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आपके किसके बराबर हो जाता है, आपके मार्जिनल रेवेन्यू एंड आपके प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पर कैसा प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा और आपका सेलर भी बहुत सारा होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कोई भी अगर सेलर है यहाँ पर, उसके ऊपर ज़्यादा प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, दे आर द प्राइस टेकर, है ना। यहाँ पर जो फर्म्स होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर, ठीक है। आपका जो यहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है वो इंडस्ट्री में होता है, यानी आपके सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग जो है आपका प्राइस डिसाइड होता है आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। और याद रखिएगा कि इसी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट, है ना। ये आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा ना कि फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट यहीं पर होता है, एंड एग्ज़िट, ठीक है, इसी मार्केट में हम कर सकते हैं। क्लियर? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर हम मोनोपोली का देखें तो यहाँ पर एकाधिकारी है ना, यहाँ पर सिर्फ वन सेलर है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर है। प्रोडक्ट कैसा है आपका, आइडेंटिकल, ठीक है, यूनिक, सॉरी प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है।
ओके, याद रखिएगा कि यही जो यहाँ पर जो फर्म होती है वो किस तरीके से काम करती है, फर्म इज़ लाइक इंडस्ट्री, है ना, फर्म यहाँ पर इंडस्ट्री हो जाती है, इंडस्ट्री हो जाती है यहाँ पर। और ये क्या होता है आपका, प्राइस मेकर, ठीक है, प्राइस, याद रखिएगा कि प्राइस मेकर होता है, ना कि प्राइस टेकर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से डिफरेंट प्राइजेस को ये चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस भी देखोगे कि अलग अलग होता है। जैसे आप अगर एग्जांपल देखो तो रेलवेज़ तो है, तो ऐसे रेलवे ही जाना है तो घर जाना तो सबको मतलब कहीं और ही है, मतलब रेलवे में बैठ के कहीं जाते ही हो तुम लोग। पर अब सोचो कि उस रेलवे में अलग अलग प्राइजेस चार्ज करके आते हैं। आप एसी में भी देखो 3 टियर्स है, ठीक है, नॉर्मल में भी देखोगे तो आपके उसमें भी मतलब आपके अलग अलग टियर है। तो आप जो है रेलवेज़ में ही देख सकते हो, तो वहाँ पर वो भी क्या एग्जांपल है मोनोपोली का। मोनोपोली मतलब एकाधिकारी मार्केट, क्लियर। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, है ना, यहाँ पर भी आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, क्लियर। और आपका क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, आपका यूनिकनेस लाने का कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाए, सेल हो जाए। और यहीं पर हमारा सेलिंग कॉस्ट लगता है, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का कंसेप्ट आता है, सेलिंग कॉस्ट लगता है। और याद रखिएगा कि इस मार्केट में आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट में टेक्सचर, कलर, है ना, तो यहाँ पर बदल के जो है आपका बेचा जाता है। जैसे आप पेप्सोडेंट ले लो, कोलगेट ले लो, दीज आर द पेस्ट, है ना, दांत साफ करने के लिए आता है, पर फिर भी आप क्या करते हो, उसमें कलर टेक्सचर बदल के लोग जो है सेल करते हैं आपको। तो दीज आर द रियलिस्टिक मार्केट, है ना। जो आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट है काफ़ी रियलिस्टिक है, आप उसका एग्जाम्पल अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हो। तो ये आपका जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आपका क्या ग्रेटर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि AR इज़ ग्रेटर देन MR। अगर आप देखोगे तो आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व थोड़ा सा ऊपर होता है आपके मार्जिनल रिवेन्यू कर्व से, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है और आपके मार्जिनल रिवेन्यू से। आप जब रेवेन्यू एनालिसिस पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हम अलग मतलब प्राइजेस को चार्ज कर सकते हैं इस मार्केट टाइप में, जबकि हम परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट में प्राइस आज प्रिवेल करेगी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर, तो जो प्राइजेस प्रिवेल करेगी आप उसी पे सेल करोगे, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो ग्रेटर होता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू से। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा है, आपका बी। अब ये आपका ग्राफ देखिए दिया हुआ है, जस्ट मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ना उसी का ग्राफ है। अब MR को इसने नीचे नहीं किया है, तो ये कौन से मार्केट का उसने पूछा है कि एग्जांपल है ना, ये फिगर किस वाले मार्केट से बिलोंग करता है। तो अगर आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि आपका ये वाला ग्राफ काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ना, तो स्टीपर जब आपका MR होगा, है ना, अभी तो आपका MR जैसे काफ़ी फ्लैटर नहीं है, स्टीपर है, तो ये जो है मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल है। अगर ये थोड़ा सा फ्लैट होता तो किसका एग्जांपल होता, तब ये मोनोपोलिस्टिक का होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो कैसा है, आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ विच कंडीशन द फर्म विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। कौन से कंडीशन पे जो फर्म होती है आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब आपका MC इक्वल्स टू MR होता है, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है, ओके। आपको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो है फॉर्मूला पता होगा, मैं एक्सपेक्ट ऐसा कर रही हूँ। मार्जिनल अभी कॉस्ट का भी जस्ट मैंने बताया, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, TRN माइनस TRN-1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। या फिर आप लिख सकते हो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, है ना, वो भी फार्मूला है। तो जहाँ पर आपके मार्जिनल कॉस्ट आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, वो हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है कि MC नीचे से MR को कट करे। जैसे अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड आपका जो कॉस्ट है वो क्या है, सॉरी आपका जो प्राइस है वो बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से जो MC है वो MR को नीचे से कट करेगा, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा एमआर है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब इसके ऊपर अगर जाता है, ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट की डिपेंडेंसी होती है कि एवरेज कॉस्ट क्या होगा। सपोज एवरेज कॉस्ट भी यहीं पर चला जाए तो, ठीक है, एवरेज कॉस्ट यहाँ पर क्या हो गया, सारा बराबर हो गया, प्राइस इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू एम सी इक्वल्स टू, तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, एम सी इक्वल्स टू एम आर, और एम सी क्या करे, एम आर को कट करे, यानी दोनों करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। ओके, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कौन सा आपके परफेक्ट कंपटीशन में रिमेन कांस्टेंट होता है, मतलब एक दोनों दूसरे के बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ में ही देख लिया ना कि आपका एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर है, आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, ठीक है, अभी देखा। और इसी को हम लोग प्राइस भी कहते हैं और इसी को हम लोग डिमांड कर्व भी कहते हैं। कौन से कंपटीशन के कौन से मार्केट का, आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ये हमारा डिमांड कर्व है, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका कौन सा वाला करेक्ट होगा ऑप्शन। तो हमने अभी जस्ट देखा कि आपके एम सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपका एम आर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, ठीक है। वैसे डी नहीं करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, दिस इज़ नॉट करेक्ट हियर। ओके, अगर यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा तब ये करेक्ट है, अदरवाइज़ यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो सकता है। पर यहाँ पर याद रखिएगा कि एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू सी, है ना, ऐसा कुछ है नहीं है कंडीशन, ये कुछ भी नहीं है, ये होना चाहिए बस, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन तो कोई नहीं करेक्ट करेंगे हम, सब गलत है इसमें। यहाँ पर एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम आर शोज, अब एम आर का जो फॉर्मूला है वो कौन सा होगा, तो टोटल रेवेन्यू अगर चेंज होगा, डेल्टा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी, तो हमारा क्या हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। या फिर हम कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू को हम लिख सकते हैं टी आर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ही कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एवरेज रेवेन्यू को देख लेते हैं आगे, शायद एवरेज रेवेन्यू, हाँ ठीक है, एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, तो एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या होता है, जब हम टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, ठीक है, जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज पता चल जाता है कि एवरेज रेवेन्यू कितना आया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन विच मार्केट ए आर कर्व इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन से टाइप ऑफ मार्केट में ए आर कर्व जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा ए आर कर्व जो होता है आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर एवरी मार्केट विच कंडीशन हैज़ टू बी फुलफिल फॉर्म, मतलब का जब इक्विलिब्रियम है वो कौन सा फुलफिल होना चाहिए। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि आपका इक्विलिब्रियम के लिए एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए, और एम सी एम आर को नीचे से कट करे, है ना, आपको नीचे से कट करेगा तभी जाके होगा किसी भी मार्केट में। चाहे आप जो है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी देख लो, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का तो मैंने बता ही दिया था, है ना। इन परफेक्ट का देखोगे तो यहाँ से अगर कट करता है तो ये आपका क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस होगा। अब डिपेंड करेगा कि आपका एसी क्या है, पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ जो है इक्विलिब्रियम यही है कि एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए और एम सी नीचे से एम आर को कट करे, ठीक है, कर्व में भी। तो यहाँ ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा हो जाएगा, आपका डी वाला, ठीक है। फाइनल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, तो फाइनल इक्विलिब्रियम आपका फर्म क्या होगा, तो एम सी एम आर को नीचे से कट करे, नॉट एबव, ठीक है, ये कभी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। एम सी एम आर को कट करेगा जब नीचे से, तब जाके फर्म में क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम इज, जो बेसिक कंडीशन आपके फर्म के इक्विलिब्रियम का, तो अभी जस्ट हमने इसको किया था, एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है। ए आर इंडिकेट्स प्राइस, येस इट इज़। ए आर इज़ डिमांड कर्व आर सेम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ए आर हमारा प्राइस को इंडिकेट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर किस केस में, याद रखिएगा कि ये आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा होता है, परफेक्ट
कंपटीशन में उसको शो करता है। और यही हमारा डिमांड कर्व भी होता है, AR ही हमारा डिमांड कर्व भी होता है, ठीक है, सेम होता है दोनों, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो आपके परफेक्ट कंपटीशन में ये हमारा AR है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू है, तो ये हमारे प्राइस को शो करता है, ठीक है। आपके एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कैंसिल आउट, तो सिर्फ बचेगा क्या, P। तो हम लिख सकते हैं कि AR इक्वल्स टू P। तो इस केस में आपका AR इक्वल्स टू P हो जाता है। और ये कौन सा केस आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कौन सा आपके प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो दो मेथड्स है इसमें, ठीक है। कौन सा मेथड है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का, तो TR एंड TC मेथड होता है, MR एंड MC मेथड होता है, दो मेथड्स होते हैं। यहाँ पर दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। या फिर वो आपका TR और TC मेथड से देखेगा अपना इक्विलिब्रियम को, या फिर आपके MR और MC मेथड से देखेगा। यहाँ पर जो है A एंड B दोनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन C जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्म इक्विलिब्रियम। ये तो बार बार क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए MC इक्वल्स टू MR रिपीट कर लीजिएगा मेरे साथ ही, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा यहाँ पर अजम्पशन है जो लॉ ऑफ सप्लाई को डिपेंड करता है। पहला तो देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम लेवल ऑफ द बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। येस इट इज़। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं देखते हैं तो हम अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट मान लेते हैं, और प्राइस एंड किसका रिलेशनशिप देखते हैं, सप्लाई का। जब प्राइसेस ज़्यादा होती है सप्लाई ज़्यादा होता है, जब प्राइसेस कम हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमारा सप्लाई कर्व कैसे बनता है, आपका पॉजिटिव स्लोप होता है ना, आपका फिर से मैं बना दे रही हूँ, यहाँ पर आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन सही है कि देयर इज़ नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर बायर एंड द सेलर, है ना, बायर एंड सेलर के। द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टेबल, ये भी ठीक है, इसको भी लिया गया है। टेक्नोलॉजी को भी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेते हैं, बस हम प्राइस और किसका रिलेशनशिप देखते हैं, सप्लाई का, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, D वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ अदर थिंग्स बीइंग सेम व्हाट डज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई क्वांटिटी सिग्निफाई। अब हम अदर थिंग्स में तो सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले रहे हैं, तो जो रिलेशनशिप बिटवीन जो आपका प्राइस है, ठीक है, मतलब आपका अदर थिंग्स हम कांस्टेंट ले रहे हैं, मतलब सेम ले रहे हैं। व्हाट डज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई सिग्निफाइज, क्या बताता है। तो याद रखिएगा कि ये वेरी इजी, आपके लॉ ऑफ सप्लाई को यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीज़न ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई इज़, आपकी सप्लाई डिक्रीज़ क्यों होती है। तो क्या इसमें कॉज है, पहला आपका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो भी सप्लाई कम होती है। यस, प्रोडक्शन में आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा लगेगी तो सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, जब प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, जैसे अगर चाय और कॉफ़ी की बात कर लें, टी और कॉफ़ी की, तो अगर टी की जो है प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, टी की प्राइस बढ़ जाए तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है आपकी, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट का बढ़ गया तो हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। ओके, डिमांड के केस में आपका इंक्रीज़ होता है, पर सप्लाई के केस में हमारा याद रखिएगा कि सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है आपके प्राइस ऑफ द सब्सिट्यूट अगर देखा जाए तो। फॉल इन द नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, यस, यहाँ पर आपके सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो हमारा जो नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं वो कम आ जाता है, क्योंकि सबको प्रॉफिट लेना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम लोग टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।